क्या पढ़ रहे थे हम लोग? बॉडी लैंग्वेज। अच्छा हाँ, याद आया कि हम लोगों ने प्रॉक्सिमिक्स खत्म किया था लास्ट टाइम पे ना, कि हम लोगों ने काय भाषा बॉडी लैंग्वेज पे कि अगर आप लोगों की बॉडी कोई एक्टिविटी कर रही है तो उसकी भी कोई एक भाषा होगी, उसी के अकॉर्डिंग हमने आपको कुछ टर्म्स लिखवाए थे, है ना? याद किए आप लोगों ने? याद कर ली? याद कर ली होंगी, ठीक है ना? ये पता चला कि अगर हम अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाना चाहते हैं तो हमें आई कांटेक्ट में रहते हुए बात करनी है। ऐसे करके हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली है। रिवीजन देखो बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करके आया करो, अच्छा लगेगा क्लास में, है ना? अगर रिवीजन नहीं करोगे तो क्लास में अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं चलता है कि फिर कहाँ पढ़ रहे हैं अपन। बात समझ में? तो पढ़ के आओगे तो अच्छा फील आएगा, और जब अच्छा फील आता है तो मज़ा भी आती है। क्योंकि देखो क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ काम हमें करना होता है, कुछ काम आप लोगों को भी करना होता है, और जब इंटरेस्टिंग होती है तभी मज़ा आता है, ठीक है? तो इसे बोझ मत समझा करो, इंटरेस्टिंग लिया करो इसे, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम में? बॉडी लैंग्वेज, है ना? जमाए लेना, ठीक है? शिथिल अवस्था, चश्मा बार बार, उंगलियां चटकाना, है ना? आँख मारना, कंधे उचकाना, इन सब के बारे में हमने देखा था। बड़ी बड़ी आँखों से देखना, भौं मटकाना, ठीक है ना? ये सब जैसे कुछ लोगों का कुछ तकिया कलाम होता है ना, कुछ लोग कहते हैं ठीक है, तो कहते हैं अच्छा समझे कि नहीं समझे, समझ में आए? हर एक सेंटेंस का समझे कि नहीं समझे, ये चलता रहता है, ठीक है? तो ऐसे करके भी ऐसी आपकी बॉडी लैंग्वेज वाली पार्ट है। सेकेंड हेडिंग डाल दो इसमें, प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स ही था ना सेकेंड हेडिंग? प्रॉक्सिमिक्स ही था, सेकेंड हेडिंग डाल लो, प्रॉक्सिमिक्स। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं अंतराल भाषा। अंतराल भाषा, ठीक है? अंतराल भाषा होती क्या है, सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे कि अंतराल, जैसे मान लो हम आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपके और हमारे बीच का अंतराल कैसा होगा? अगर हम एक प्रशासनिक अधिकारी है, एक जनता से बात कर रहे हैं तो अंतराल कैसा होगा? एक हमने कहा एक आपका शासकीय व्यक्ति है, ठीक है? हमने कहा प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, विधायक है, इनके बीच और जनता के बीच में अंतराल कैसा होना चाहिए? मान लो सपोज एक फ्रेंड है, ठीक है? तो उनके बीच अंतराल कैसा होगा? अब फ्रेंड वो भी घनिष्ठ फ्रेंड है तो उनके बीच अंतराल कैसा होना चाहिए? तो प्रॉक्सिमिक्स जस्ट डिस्टेंस को शो करेगा कि आप लोगों को कैसी लैंग्वेज में या कितने अंतराल में बात करनी है। ऐसे नहीं कि पता चला घुस गए उसके मुंह में, है? ठीक है? जैसे एक हमें वाक्य याद आ रहा है, जब हम क्लास 10th में पढ़ते थे, ठीक है? तो क्या था कि जो हिंदी के सर थे वो क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है? क्वेश्चन ऐसे करते चले आ रहे थे, ठीक है? और सबसे आगे वाली रो में हम लोग बैठे थे, टीचर भी सबसे आगे खड़ा होता है ना, तो टीचर ऐसे खड़ा था, ये ऐसे थी, बीच में गैप से, जो अगर डीएवी कॉलेज आप लोगों ने देखा हो तो इतनी टेबल होती है, इतना गैप था। तो टीचर क्या है, टीचर ने पूछा, एक हमारे बगल में बैठा था, हमारा फ्रेंड ही था, बचपन का फ्रेंड, क्लास मतलब केजी से 7 में पढ़ने वाला, और उससे पूछा महादेवी वर्मा का जन्म कब होता है? मतलब टोन पता नहीं कैसा था उसका टोन और उसका टोन जैसे उसने पूछा महादेवी वर्मा का जन्म कब होता है, वो ऐसे एकदम टेबल में ऐसे रखे, होली के दिन और जैसे उसने ऐसे बोला तो वो पास में आ गया, होली के दिन, ठीक है? तो सही तो था, आंसर तो सही था, और टीचर ने दिया कान पे, ऐसे लैंग्वेज में बात करोगे होली के दिन, फिर घुस जाओ मेरे मुंह में। तो ऐसे भी हमें बात नहीं करनी है, क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हो, तो आपको अपनी लिमिट में, बाउंडेशन में बात करनी है। ऐसे नहीं कि पता चला आप कम्युनिकेशन एक या यानी कि भीड़ को एक समझाने जा रहे हैं, सारी भीड़ है, अब पता चला कान में बात कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है ना? तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है एक अंतराल होती है, ठीक है? हमें हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करना है,
ऐसे नहीं कि पता चला कि वहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से तुम प्रशासनिक अधिकारी को वैसी बात कर रहे हो, उसका भी एक मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो देखिए संचारक और इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट, संचारक और प्राप्तकर्ता के मध्य, संचारक और प्राप्तकर्ता के मध्य, संचारक और प्राप्तकर्ता के मध्य मिलने वाले भौतिक अंतराल, मिलने वाले भौतिक अंतराल, मिलने वाले भौतिक अंतराल के संकेतों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक अंतराल के संकेतों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे लिखो, सेकेंड पॉइंट लिख लो इसमें, वक्ता ऑरेटर, वक्ता और श्रोता के मध्य, वक्ता और श्रोता के मध्य दूरी स्थानांतराल का, वक्ता और श्रोता के मध्य दूरी स्थान अंतराल का विशिष्ट अर्थ एवं संदेश होता है। विशिष्ट अर्थ एवं संदेश होता है। विशिष्ट अर्थ एवं संदेश होता है। ठीक है ना, इधर पे लिख लो, एक फिगर बना दो ऐसे डायग्राम। ठीक है, इधर पे लिख लो संबंधों की मधुरता, संबंधों की मधुरता, हाँ ऐसे डायग्राम बना लो। इधर पे लिख दो संबंधों की मधुरता, और इधर पे लिख लेना भौतिक अंतराल, और एक ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है ना, अब इसे समझ लो, यहाँ पे कम्युनिकेशन है, ये जो ग्राफ है किसका है, संप्रेषण या कम्युनिकेशन का। ठीक है, अगर हम इसे समझें, ठीक, अगर हम ग्राफ खींचे तो ऐसी ग्राफ बनी, जैसे अगर हम ये लाइन कब प्रोड्यूस हुई होगी, हमने कहा यहाँ से ऐसे चले होंगे, फिर यहाँ से ऐसे चले होंगे, यहाँ से ऐसे चले होंगे, बात समझ में ऐसे करके जो ये पॉइंट मिले होंगे वहां पे हमने एक 0 पॉइंट से, ठीक है, हमने कहा जब भौतिक अंतराल बिल्कुल ना के बराबर होगा तो संबंध की घनिष्ठता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, जैसे जैसे अंतराल बढ़ते जाएंगे संबंधों की घनिष्ठता भी कैसे होती जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आएगी। तो जितना घनिष्ठ संबंध होगा उनके बीच में भौतिक अंतराल उतना ही कम होगा। जैसे जैसे अंतराल बढ़ेगा तो भौतिक जो उनके बीच संबंधों की मधुरता है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, क्लियर, कोई समस्या। ठीक है, तो डिस्टेंस बहुत मेजरमेंट करती है हमारे संबंधों के बीच में। ठीक है, कि अगर हम आपसी घनिष्ठता बहुत अच्छी है, ठीक है, तो भौतिक अंतराल वहाँ पे बहुत कम होगा। ठीक है, अगर मित्र है तो थोड़ा सा, अगर हमने कहा पिताजी और बेटे के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो हम कह सकते हैं बहुत पास पास भी हो सकता है, और बहुत अगर डर होगा तो बहुत दूर दूर भी हो सकता है। ठीक है, हमने कहा अपराधी और पुलिस के बीच की बात होगी तो थोड़ा सा और डिस्टेंस होगी, है ना। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी हैं तो हमें हर जगह ध्यान में रखते हुए बात करनी है। ऐसे नहीं कि सर ने कहा था कि भाई प्रशासनिक अधिकारी हैं, दूर से ही बात हो सकती है, ठीक, लेकिन हम वहाँ की सिचुएशन को देख के अपने आप को ढालेंगे कि हमें कैसे बात करनी है। ठीक है ना, समझ में आई बात। अब पता चला प्रशासनिक अधिकारी एक भीड़ को मोटिवेट कर रहा है, तो भीड़ के लिए भौतिक अंतराल आपको पता है कि समथिंग 12 फीट से दूर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और 12 फीट से कहाँ तक, जहाँ तक तुम्हारी आवाज़ पहुँच सके, और आवाज़ पहुँचाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पता चला एम्पलीफायर वगैरह या लाउड स्पीकर वगैरह लगा के
बोले जा रहे हैं, पता चला एक 200 300 मीटर तक, तो हम कहेंगे अगर हम नॉर्मली आवाज़ में बोलेंगे तो नहीं सुनाई देगा, लेकिन हमने प्रवर्धक का यूज़ किया है तो हम लोग आवाज़ पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कर करके हम सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी, कि जो प्रॉक्सिमिक्स है क्या है, ये हमारे भौतिक अंतराल की चर्चा करेगा। ठीक है ना, ये मान लो एक अंतराल भाषा है कि हमें कब कितने अंतराल में रह के बात करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई, क्लियर। अब इसमें हेडिंग डाल लो, भौतिक अंतराल के आधार संरचना का वर्गीकरण। भौतिक अंतराल के आधार संरचना का वर्गीकरण। ठीक है, अब वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन को हम लोग कैसे देखेंगे, सबसे पहले पॉइंट बाय पॉइंट लिखो। सबसे पहले लिखो घनिष्ठ संबंध। घनिष्ठ संबंध, इसको हम लोग बोलेंगे इंटीमेट कम्युनिकेशन। इंटीमेट कम्युनिकेशन, घनिष्ठ संबंध। ठीक है, आपसे ऐसे ही पूछेगा, वो सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, अगर हम घनिष्ठ संबंध की बात कर रहे हैं तो प्राप्तकर्ता और संचारकर्ता के मध्य मिनिमम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन बनाएगा कि संचारकर्ता और प्राप्तकर्ता के मध्य इतनी डिस्टेंस है तो उनके मध्य किस प्रकार का संबंध होगा। ठीक है ना, तो अपोजिट भी क्वेश्चन बन जाता है, वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो घनिष्ठ संबंध लिखो, इसमें डैश करके लिख दो, संचारकर्ता और प्राप्तकर्ता के मध्य के मध्य दूरी, क्वेश्चन लिख दो 0 से 1.5 फीट, 0 से 1.5 फीट तक होती है। ठीक है, कि 0 से 1.5 फीट के मध्य अंतराल में होने वाले कम्युनिकेशन को हम लोग उनके मध्य में कौन से संबंध की व्याख्या करेंगे, घनिष्ठ संबंध की बात करेंगे। स्टार बना के एक पॉइंट लिखो। इसी के लिए जन सेवक को इस प्रकार के संचार से दूर रहना चाहिए। जन सेवक को इस प्रकार के संचार से दूर रहना चाहिए। बात समझ में आ गई। जन सेवक कौन होगा, बताओ भाई। अधिकारी होगा, ठीक है, फिर शासकीय होगा। शासकीय भी जैसे हमने कहा आपके जो शासन वाले होते हैं, ठीक है ना, वो वाले भी। ठीक है, एक प्रकार से हम आप एक टीचर और एक स्टूडेंट की भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, कि आपस में संचार से दूर रहना चाहिए। क्लियर सी बात है। नेक्स्ट, ये पारिवारिक संबंध होते हैं अगर देखा जाए। ठीक, तो घनिष्ठ संबंध कैसे हो सकते हैं, पारिवारिक या मित्रतापूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट पे लिखो पर्सनल कम्युनिकेशन, व्यक्तित्व या वैयक्तिक कम्युनिकेशन, संचार या संबंध के लिए इसमें लिखने हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, जब व्यक्ति से बात करेगा, पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है ना, कि एक व्यक्ति से चर्चा कर रहा है तो वो पर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो प्राप्तकर्ता और संचारकर्ता के मध्य, प्राप्तकर्ता और संचारकर्ता के मध्य, प्राप्तकर्ता और संचारकर्ता के मध्य 1.5 से 4 फीट, 1.5 फीट से 4 फीट का अंतर होना चाहिए।
होना चाहिए। क्लियर ना? क्लियर कि जो पर्सनल कम्युनिकेशन होगा उसके लिए 1.5 से 4 फीट की डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है? किसी ने मारा है क्या आज? अच्छा कौन? ये भी सही है। वैसे बच्चों के लिए सबसे बढ़िया टाइम होता है कि पता चला कि कुटने वाली, क्योंकि इस टाइम पे अगर कुटाई हो थोड़ी शर्मिंदगी भी होती है, एम्बेरसमेंट भी आता है ना। तो बड़े भी हो गए हैं, कुटाई भी कर ली, दोनों काम हो रहे हैं। तो इस टाइम पे पहले घर से बाहर निकलो, जब बाहर जाके रहने लो, ठीक है, बच जाते हो। पता चला नहीं तो छोटे भाई बहन उनके सामने कुट गए, ठीक है, और बड़े भाइयों के सामने कुटे तो कुटाई कर गई। तो दोनों टाइप का काम होता रहता है। ठीक है, तो बेहतरीन कहते हैं कि बाहर रह के पढ़ना स्टार्ट कर दो, बचे रहोगे। थोड़े घर वालों की मारपीट से, तानों से, ही काम से बचे रहे। उनसे पूछो जो घर में रहते। डांट से तो बच जाते हैं, ये अच्छी बात। डांट से बच जाते हैं। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट देखो। ठीक है ना? तो इस प्रकार के संचार कहाँ पे यूज होंगे? तो लिख लो, एक स्टार बना के लिखो। देखिए, पेशेवर जीवन में इसका सर्वाधिक उपयोग है। पेशेवर जीवन में, व्यवसायिक जीवन या पेशेवर जीवन में इसका सर्वाधिक उपयोग है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सामाजिक संचार। सामाजिक संचार, सोशल कम्युनिकेशन। सामाजिक संचार, सोशल कम्युनिकेशन। सोशल कम्युनिकेशन, इसमें लिख लीजिए, इसमें डिस्टेंस लिख लो, 4 फीट से 12 फीट। 4 फीट से 12 फीट। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू करो। सामाजिक जुटाव या शिकायत सम्मेलन में, सामाजिक जुटाव या शिकायत सम्मेलन में इसी प्रकार के संचार, इसी प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर? एंड लास्ट लिख लो इसमें, जनसंचार। ठीक है ना? कि सोशल कम्युनिकेशन कैसे होगा? जैसे मान लो सामाजिक है, या अगर हमने आपसे एक शिकायत के लिए एक जुटाव, या हमने कहा प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने मंगल दिवस रख लिया है, होता है ना मंगल दिवस। ठीक है, तो पता चला मंगल दिवस के दिन ढेर सारे लोग आए अपने शिकायत लेके। ठीक है, तो अगर हम ऐसी बात करें तो हमारा जो डिस्टेंस मेजरमेंट होना चाहिए 4 फीट से 12 फीट के बीच में। तो जैसे शिकायती जुटाव है या सामाजिक आपको कोई निर्णय लेना है, तो ऐसे केसेस में हमारा जो कम्युनिकेशन होगा वो कौन सा कम्युनिकेशन हो जाए? सोशल कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट में लिखो जनसंचार। जनसंचार, इसे हम लोग बोलते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें लिख लो 12 फीट से सुनाई देने की दूरी तक, सुनाई देने की दूरी तक। ठीक है, जनसंचार की श्रेणी में आएगा। ठीक, इसमें लिख लो, पोस्टर में लिखना चाहो तो लिख लो, तकनीक का प्रयोग करके, तकनीक का प्रयोग करके इस प्रकार के संचार की दूरी बढ़ाई जा सकती है। तकनीक का प्रयोग करके इस प्रकार के संचार की दूरी बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार की संचार की दूरी बढ़ाई जा सकती है।
ठीक है, नेक्स्ट पे लिखो। इसमें एक पॉइंट लिख दो। एक से ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है। एक से ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है। ठीक है, और समझ में आ गई? ये हो गई हमारी प्रॉक्सिमिक्स। तो जल्दी से इसे रिवाइज कर लो कि प्रॉक्सिमिक्स क्या है, हमारे क्या है, भौतिक अंतराल की भाषा है। ठीक है ना, ये डिस्टेंस मेजरमेंट हमें रह के बात करनी है। ठीक है, कि अगर हम जैसे जैसे अंतराल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे संबंधों की घनिष्ठता भी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, क्लियर ना बात? तो घनिष्ठ संबंध के लिए हमें जो संचार की मेजरमेंट होनी चाहिए वो 0 से 1.5 के बीच। ठीक है, जैसे हम पर्सनल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो 1.5 से 4 फीट की। जैसे हम सोशल कम्युनिकेशन की बात करेंगे 4 फीट से 12 फीट, और पब्लिक कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो 12 फीट से सुनाई देने तक की डिस्टेंस को शामिल किया गया। ठीक है ना, याद रखना है कि घनिष्ठ संबंध वाली संचार से एक प्रशासनिक अधिकारी को या जन सेवक को दूर रहना चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट पे लिखो, तीसरी हेडिंग डालो, क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स क्रोनोमिक्स इसे हम बोलते हैं क्रोनोमिक्स। क्रोनो इज अ रूट वर्ड ऑफ टाइम, इसलिए इसे बोलते हैं समय की भाषा। देख लो, समय की भाषा। समय की भाषा। ठीक है, समय की भाषा मतलब क्या है कि अगर मान लो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक, जैसे तुम लोगों ने ऐसे देखे तो 2 प्रकार के देश होते हैं, एक विकासशील और एक विकसित। अगर हम विकासशील देशों की बात करें तो कौन से देश विकासशील देश हो गए? भारत, चीन विकासशील देश हैं। विकसित चीन विकसित विकासशील विकास, हाँ थोड़ा सा ऊपर मान सकते हैं, लेकिन अब सीधी सी बात है, मान लो पास होना और फेल होने के बीच का अगर हम बात करें तो एक बाउंड्री होती है ना। ठीक है, तो विकसित देश कौन से होते हैं? जैसे अमेरिका। तो विकसित देश ने कैसी पॉलिसी अपनाई होगी? फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ऐसे समझो, जैसे हमने कहा हम एक स्टूडेंट्स हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, हम भी एक स्टूडेंट मान के चलते हैं। अब जैसे मान लो अगर आपने वन डायरेक्शनल अपना एम बना के रखा, वन डायरेक्शनल, ठीक है, और एक व्यक्ति है या एक स्टूडेंट है जिसने पॉली डायरेक्शनल एम बना के रखा है। ये पता चला कि पीसीएस भी आया डाल दिया, रेलवे भी आया डाल दिया, एसएससी भी आया डाल दिया, ग्रुप डी की आ गया वो भी डाल दिया। ठीक है, अंत में कांस्टेबल वो होमगार्ड भी आ गया। एक विद्यार्थी ऐसा है जिसने अपना टारगेट बना के रखा है, मान लो यूपीएससी या यूपीपीसीएस या कोई भी एक एग्जाम, इन सब का कोई भी एक एग्जाम। ठीक है, जैसे हमने कहा यूपीएससी उससे टारगेट बना दिया, इधर उधर देखना भी नहीं हो, सिर्फ डायरेक्ट। तो अगर हम कहीं सफलता प्राप्त करने की बात होगी तो कौन जल्दी सफलता प्राप्त करेगा? ठीक है, तो सेम वैसे ही अगर हम बात करें विकसित और विकासशील देशों में, तो जो मोनोक्रोनोमिक्स होगा इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मोनो, एक होता है पॉली। मोनोक्रोनोमिक्स, ठीक है, तो एक होता है पॉलीक्रोनोमिक्स। पॉलीक्रोनोमिक्स, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो मोनोक्रोनोमिक्स से वैसे समझो वन डायरेक्शनल, मोनो मतलब एक और पॉली मतलब ढेर सारा। ठीक है, तो हम कहेंगे विकसित देश जो होते हैं वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे? मोनोक्रोनोमिक्स। और जो विकासशील देश होते हैं वो किस प्रकार की? पॉलीक्रोनोमिक्स।
क्लियर सी बात ना, क्योंकि विकासशील यहाँ भटकेगा, यहाँ भटकेगा, यहाँ भटकेगा, यहाँ भटकेगा, वन डायरेक्शनल में जो काम करेगा वो विकसित जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। उनकी एक सी टेंडेंसी होती है कि हमें, अगर हमने कहा बिजनेस में या व्यापार में हमें ऐसे काम करना है तो वो जल्दी से उसी में काम करेंगे, उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टारगेट बना लेंगे, फिर नेक्स्ट टारगेट बना लेंगे, नेक्स्ट टारगेट। यहाँ पे क्या होता है कि आधा 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 सब हिल गए बीच में, ठीक है, तो समस्या खड़ी हो जाती है। क्लियर सी बात ना, तो इनको ऐसे कर लिख लिया ना, मोनोक्रोनिक्स, पॉलीक्रोनिक्स। अब इस पर थोड़ा सा डिटेल देखिए, एक ही समय में एक ही कार्य, एक ही समय में एक ही कार्य, अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो, खेल रहे हो तो खेल रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री ही पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि धोखे से बीच में याद आ गई ज्योग्राफी की तो पता चला वो हिस्ट्री वाला ज्योग्राफी में मिक्स खत्म, ठीक है ना, उधर टाटा वाईफाई हो जाता है, ठीक है। पता चला अपना ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, वो किस में आएगा, मोनोक्रोनिक्स, मतलब एक ही समय में हमें एक ही कार्य करना, ठीक है ना। नेक्स्ट में कॉमा करके लिख लो, एक ही समय में एक ही कार्य, और नेक्स्ट में लिख लो कॉमा करके, विकसित देशों द्वारा अपनाया जाता है, विकसित देशों द्वारा अपनाया जाता है। ठीक है, दूसरा लिख लो पॉलीक्रोनिक्स, दूसरे में लिखो विकासशील देशों द्वारा अपनाया जाता है, इसमें लिखो विकासशील देशों द्वारा अपनाया जाता है, ठीक। ये तो देखो कार्य की बात हुई। अब इसको अगर हम, चूंकि हम लोग क्या पढ़ रहे, भाषा, ठीक है, ये संचार है, तो संचार में ऐसे समझो कि जब एक व्यक्ति एक ही व्यक्ति से कम्युनिकेशन करेगा, और जब एक व्यक्ति ढेर सारे लोगों से कम्युनिकेशन करेगा तो कैसा होगा, जब एक व्यक्ति एक से करेगा तो उसका अटेंशन बहुत अत्यधिक होगा, होगा नहीं होगा, और जब एक व्यक्ति ढेर सारे लोगों से बात करेगा या लिखेगा तो अटेंशन क्या होगा, हर बात टूटेगा, टूटेगा नहीं टूटेगा, पता चला इसने कुछ कहा, इसने कुछ कहा, इसने कुछ कहा, ध्यान केंद्रण नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन की चर्चा में करेंगे कि जब एक व्यक्ति एक ही व्यक्ति से पर्सनल कम्युनिकेशन की तरह बात करेगा तो हम वो मोनोक्रोनिक्स में आ जाएगा कि एक ही समय में एक ही व्यक्ति से बात, ठीक है। लेकिन जब एक ही समय में हम ढेर सारे व्यक्तियों से बात करेंगे तो वो पॉलीक्रोनिक्स में आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम कहें तो सेम वैसी बात करें कि विकासशील देश जो होंगे वो इस प्रकार के कम्युनिकेशन का यूज करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पे लिख लो नेक्स्ट पे लिखो हैप्टिक्स, हैप्टिक्स, लिखिए हैप्टिक्स, सही है ना, सॉरी हैप्टिक्स, सॉरी हैप्टिक्स, बीच में मतलब पाके वाला है। अब तो सही है हैप्टिक्स, नहीं है मात्रा पाक ऐसे ऐसे हटाओ इंग्लिश में लिख दो सर, वही हैप्टिक्स, सर सवाल दिया सानी है हैप्टिक्स, हैप्टिक्स इसे हम लोग बोलते हैं स्पर्श की भाषा, स्पर्श की भाषा, स्पर्श की भाषा।
ठीक है, इसमें लिखो एक पॉइंट, सभी प्रकार के संप्रेषण में, सभी प्रकार के संप्रेषण में आंखों का संप्रेषण, आंखों का संप्रेषण सबसे महत्वपूर्ण माना है, सबसे महत्वपूर्ण या प्रभावशाली लिख लेना, सबसे महत्वपूर्ण या प्रभावशाली होता है। ओके, अब ऐसे समझो, मान लो सपोज ये बॉडी, ये पूरी बॉडी, ठीक है, इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम अपनी बॉडी से ऊपर वाली की बात करते हैं, तो अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो ये कैसी भाषा होती है, सकारात्मक। तो ये कैसी होती है, नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक स्पर्श भी ले सकते हो, ये हमारा हो जाएगा सकारात्मक स्पर्श, और ये हो जाएगा नकारात्मक स्पर्श। ठीक है, कि सबसे अच्छा अगर हम संप्रेषण की बात करेंगे तो जो बॉडी में होता है सबसे अच्छा वो होता है आंखों से किया गया संप्रेषण। ठीक है, अब देखो सकारात्मक और नकारात्मक पहलू की बात अगर हम बात करें कि अगर मान लो कोई हमारे इस पार्ट के ऊपर के पार्ट को अगर छूकर बात कर रहा है तो वो सकारात्मक में आएगा, तो वो हमें कुछ संदेश कर रहा है। ठीक है, अगर नीचे के पार्ट को छुएगा तो वो नकारात्मक होगा। ठीक है, जैसे आजकल बच्चों को सिखाया जाता है ना बॉडी लैंग्वेज में सकारात्मक और सकारात्मक पॉजिटिव टच एंड नेगेटिव टच। ठीक है, ये दोनों करके पता चलेगा कि कोई आपको ऐसे छू रहा है तो क्यों छू रहा है, उसका इंटेंशन क्या है। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम इन टच को समझ सकते हैं कि उसके सोच है या उसका जो कैसी है। ठीक है ना, तो ऐसे करके हमें ये चीज़ें देख लेंगे। क्लियर ना, तो ये क्या है, स्पर्श की लैंग्वेज ही है और कुछ नहीं। ठीक, नेक्स्ट में देखो, लास्ट बचा हमारा 4 हो गए ना, 5वां बचा पार्श्व भाषा। पार्श्व भाषा, पार्श्व भाषा इसे हम लोग बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। पार्श्व भाषा, पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज। ठीक है, इसको पहले लिख लो फिर समझते हैं। ठीक है, पार्श्व भाषा देखा, हेडिंग डाल दी। देखिए, यह भाषा वर्बल तथा नॉन वर्बल, वर्बल तथा नॉन वर्बल, भाषिक तथा अभाषिक, भाषिक तथा अभाषिक संप्रेषण के बीच, भाषिक तथा अभाषिक संप्रेषण के बीच योजक कड़ी है, योजक कड़ी है। भाषिक तथा अभाषिक संप्रेषण के बीच योजक कड़ी, इस बात को समझ। ठीक है, कि भाषिक और अभाषिक संप्रेषण कैसे, जैसे मान लो सपोज कोई बोल के कम्युनिकेशन भी कर रहा है और अभाषिक मतलब बॉडी की लैंग्वेज से भी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये एक ऐसे योजक कड़ी को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति की गुणता, क्वालिटी, शब्दों की पिच मतलब ऊपर जाना और नीचे जाना। जैसे उसने कहा शांत रहो, वैसे बोले शांत रहो, तो दोनों की पिच में अंतर है और दोनों में आप लोग अंतर डिफाइन कर पाओगे कि शांत रहो और शांत रहो, दोनों में अंतर क्या है।
एक तो वो पोलाइटली बोल रहा होगा, और जब उसका टोन थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो गुस्से। ठीक है ना। तो ये जब क्या है कि हम लोग जब भाषिक और अभाषिक कम्युनिकेशन करेंगे कि एक तो बोल भी रहा है और प्लस वो अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से आपको दर्शा रहा है कि उसके पीछे का उसका इंटेंशन क्या है, पीछे की लैंग्वेज क्या है, गुस्से में है या पोलाइटफुल के तौर पर। ठीक है ना। तो लिखा है इसमें भाषक तथा अभाषिक, भाषक तथा अभाषिक संप्रेषण के बीच योजक कड़ी है। इसके अंतर्गत आवाज की गुणवत्ता, वॉइस क्वालिटी, आवाज की गुणवत्ता, वॉइस क्वालिटी, स्वर, ध्वनि, नेक्स्ट बोलने की दर, तारत्व, पिच जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पिच, तारत्व। अगर तारत्व की बात करें गर्ल्स एंड बॉयज, किसका तारत्व मैक्सिमम होता है? गर्ल्स। सीधे जितनी पतली आवाज होगी उसका तारत्व उतना ही खतरनाक, मतलब लड़कियों की आवाज चुभती है कान में अगर मतलब उसका पिच ज़्यादा कर दिया जाए। ठीक है, एक तो सुरीली होती है और अगर पता चला कि वो थोड़ा सा पिच टोन ऊपर करके होगी तो चुभेगी, क्योंकि एक तुम लोगों ने आवाज़ सुनी होगी टू की आवाज़ आती है, टू कितनी खतरनाक होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अपना कभी कभी बोल रहे एकदम से सीटी मारता है, कितनी खतरनाक आवाज़ लगती है, उसका तारत्व सबसे खतरनाक हो जाता है। ठीक है ना। तो तारत्व जैसे जैसे बढ़ता है वही आवाज़ जो सुरीली थी खतरनाक होती है। ठीक है ना। और तारत्व जितना ज़्यादा होगा आवाज़ उतनी ही पतली होगी। ठीक है। नेक्स्ट पे लिखो, क्या लिखा? तारत्व। नेक्स्ट पे लिखो मुस्कुराना, हंसना, जम्हाई लेना आता है। ठीक है ना। ये सब आपके पार्श्व भाषा के गुण होंगे। ठीक है। जैसे देखा होगा कि एक नेता होता है, एक अच्छा वक्ता होता है, तो वो अपने टोन को ऊपर नीचे खींचता रहता है। ठीक है ना, खींचता है कि नहीं? पता चला एक ऑरेटर होता है, पता चला एक जहाँ पे अच्छे से तेज गति से बोलने वाली बात होगी तो वैसे बोलेगा, और धीमी गति से बात करने वाली होगी तो वैसे ही यूज करेगा। ठीक है। तो आवाज़ को उतार चढ़ाव करता रहता है। क्या है, इससे उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है या अगर हम कहें उसका जो आपके साथ कम्युनिकेशन है वो प्रभावशाली बन जाता है। ठीक है। तो ये नेता लोग, प्रशासनिक अधिकारी इस लैंग्वेज का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। ठीक है ना। ऐसे नहीं कि पता चला एक ही टोन खींचते रहेंगे, एक ही टोन नहीं, पता चला होगा, देखा होगा कि कभी कभी टोन बहुत हाई लेवल में चला जाता है, कभी कभी बहुत कम लेवल में चला जाता है। ठीक है। तो ऐसे करके इनका प्रयोग करो। नेक्स्ट में लिखो, कॉल पे उसी के आगे कंटिन्यू कर लो, एक लाइन और लिखिए या नेक्स्ट लाइन लिखो। जब शब्दों पर बल डाला जाता है, जब शब्दों पर बल डाला जाता है तो इसके मायने भी बदल जाते हैं। इसके मायने भी बदल जाते हैं। यह भाषिक संप्रेषण का अत्यंत प्रभावशाली औजार है। ठीक है। भाषिक संप्रेषण का अत्यंत प्रभावशाली औजार। क्लियर ना? कि अगर जिन्हें अपने टोन को खींचना, इन सब की चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से आता होगा, जैसे अपने यहाँ एक वो अंजलि है, जब वो भाषण देती है तो उसका टोन देखा कितना ऊपर से नीचे जाता है। ठीक है। और बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं हम लोग। ठीक है। सिर्फ उसी क्वालिटी की वजह से कि उसे पता है कि टोन कहाँ पे क्लाउड करना है और कहाँ पे शांत करना है।
हमने 2-3 बार सुना उसकी भाषा को, थोड़ा सा प्रभावशाली लगा अन्य की अपेक्षा, ठीक है, क्योंकि वो टोन को बहुत ऊपर नीचे करती है ना। सेम जैसी सीधी सी बात है, हमें अपना संप्रेषण प्रभावशाली बनाना है, ये बहुत प्रभावी औजार होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सामने वाला होता है वो जल्दी समझ भी जाता है और हमारी बात को मान भी जाता है, ठीक। कि पता चला उसको डांटना भी है तो तेज आवाज़ में डांटो, अगर नहीं भी डांटना तो धीमी आवाज़ में हम लोग काम चला लेते हैं, उसको मना भी लेंगे जल्दी से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट पे लिखो, देखिए, अपने इसी शक्ति के कारण लोक भाषा अत्यंत प्रभावी होती है। इसी शक्ति के कारण लोक भाषा अत्यंत प्रभावी होती है। क्लियर सी समझ में आए? तो ये हमारी हो जाती है पार्श्व भाषा, ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपने 5 टॉपिक पढ़ लिए जो हमने बताए थे संचार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक हमने पढ़ा प्रॉक्सिमिक्स, जिसमें हम लोगों ने काय भाषा पढ़ा, चलिए हाँ काइनेक्स, ठीक है, काय भाषा पढ़ा। फिर नेक्स्ट में प्रॉक्सिमिक्स, इसमें हमने अंतराल भाषा पढ़ा, ठीक है। क्रोनोमिक्स, जिसमें हमने समय की भाषा पढ़ा, ठीक है। हैप्टिक्स, जिसमें स्पर्श संचार की बात किया, स्पर्श भाषा की। लास्ट में आपकी पार्श्व भाषा यानी कि पैरा लैंग्वेज, जहाँ पे आपके लैंग्वेज के उतार चढ़ाव की बात करते हैं, ठीक है। प्रभावशाली ढंग से बोलना ऐसे, जैसे मैंने कहा मैं अपना काम करता हूँ, ठीक है, मैं अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक करता हूँ। थोड़ा सा और प्रभाव डालेंगे, मैं अपना कार्य करता तो हूँ बट यू नॉट ट्रस्ट, ठीक है, लेकिन आप लोग उस पर विश्वास नहीं करते, ठीक है। तो जस्ट लाइक हमें थोड़ा सा टोन का फर्क पड़ता है तो उसके मायने भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। एक कोई व्यक्ति प्यार से बोल के काम चला लेता है, कोई खतरनाक तरीके से बोल के काम चलाता है, ठीक है, लेकिन जो प्यार से बनाता है वो जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। जब हमें किसी को समझाना होता है ना, या अगर हम कहें जन सेवा की बात करें या प्रशासनिक की बात करें, तो अगर एक प्रशासनिक अधिकारी बहुत पोलाइटली लैंग्वेज में अगर हमसे कोई बात करता है तो जो जनता होती है वो जल्दी मान जाती है, और पता चला उसी को वो थोड़ा सा रूडली टोन पे बात करने लगे तो क्या वो जनता और अग्रेसिव हो जाती है, क्योंकि उसके पास यूनिटी है, ठीक है। देखा होगा कहीं कहीं तुम लोगों ने देखा होगा प्रशासनिक अधिकारी अगर रूडली बात कर ले तो उन लोग पत्थर भी चल जाते हैं, नहीं चल जाते प्रशासनिक अधिकारी। मतलब अब पुलिस को भी देख लो, पता चला कि गलत टोन पे या रूड टोन पे आवाज़ होगी तो पता चला जनता आक्रोशित हो जाती है, ठीक है। और उसी को हम बहुत पोलाइटली लैंग्वेज के साथ भी उन्हें समझा सकते हैं, ठीक है। अग्रेशन ना अग्रेशन होना वो बात का पहलू हो जाता है, लेकिन हम अपना वर्क बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर उनके स्वभाव पर डिपेंड करता है वो कैसे मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। मान गए तो ठीक है, नहीं तो फिर तो अपने पास पता है ना लाठीचार्ज, ठीक है, तो वो सिस्टम अपना लिया जाता है। लेकिन लाठीचार्ज इज द लास्ट ऑप्शन, ठीक है। पहले इट इज कम्युनिकेशन, कहते हैं कि बात करके जो चीज़ हो सकती है वो लड़ाई दंगे करके नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये हमारे हो गई सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे काम करेंगे इस पर। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य एवं आवश्यकता। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य एवं आवश्यकता। ठीक है, कि अगर हम लोगों ने इतना सब कुछ जाना है तो इसका उद्देश्य और इसकी आवश्यकता क्या है, ठीक है। तो 2-4 पॉइंट लिखने हैं जो इम्पोर्टेंट है, पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो सूचनाओं का आदान प्रदान करना तथा विचारों की अभिव्यक्ति करना। विचारों की अभिव्यक्ति करना, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा है, संप्रेषण में पूरा पढ़ा है कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही हमारा क्या है, संप्रेषण है। लेकिन वो कैसा संप्रेषण होना चाहिए, एक सार्थक है, समझ में तो आना चाहिए किसे,
किसे समझ में आना चाहिए? ग्राही को। वेरी गुड, मतलब रिवीजन हो रहा है ना, कि समझ में आ गया अच्छे से, समझ गया, रिवीजन नहीं हो रहा है। करो भैया, रिवीजन नहीं करो। बात तो हो रहा है लेकिन अच्छे से समझ नहीं आ रहा। लिखो, नेक्स्ट में लिखो, सेकेंड पॉइंट। जब चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं तो एक बार बस रिवीजन की आवश्यकता होती है, हमें दोबारा कभी जीवन में चीज़ों को देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस एक बार बस अच्छे से रिवीजन कर लो घर जाके, ठीक है, तो जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट पे लिखो, सूचनाओं की साझा करना, सूचनाओं को साझा करना, कॉमा, नीतियाँ कानून नियम बताने के लिए उपयोग करना, नीतियाँ, कॉमा, कानून नियम बताने के लिए उपयोग करना, उपयोग करना। नेक्स्ट, निजी और लोक जीवन समस्याओं का समाधान करना, निजी और लोक जीवन, निजी एवं लोक जीवन में समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में द्वंद्व का समाधान करना, क्योंकि प्रायः इन समस्याओं का मूल कारण संप्रेषण या संवादहीनता ही होती है, संप्रेषण या संवादहीनता ही होती है। इन समस्याओं का मूल कारण संप्रेषण या संवादहीनता ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट में हेडिंग डालो, नेक्स्ट टॉपिक ये, नेक्स्ट में हेडिंग डालो, संचार के मार्ग, संचार के मार्ग, संचार के मार्ग। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के मार्ग। ठीक, मार्ग 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 मतलब रास्ते। इसको दो भागों में ऐसे डिवाइड कर लो। ठीक है, एक लिखो औपचारिक, औपचारिक संचार, औपचारिक संचार, और दूसरा लिख लो अनौपचारिक संचार। औपचारिक संचार और दूसरा लिख लो अनौपचारिक संचार। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, और दूसरा लिख लो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन तथा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है ना। फर्स्ट हेडिंग डालो औपचारिक, औपचारिक संचार या औपचारिक चैनल, फॉर्मल चैनल। ठीक, अब देखो फॉर्मल। ठीक है, अब तुम लोग बताओ फॉर्मल लैंग्वेज का यूज तुम लोग कहाँ करें, किससे करें? प्रशासनिक कार्य में, दफ्तर में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा एक अपना अधिकारी है, वो अपने कलीग्स से या अपने सहकर्मी से या अपने जूनियर से जैसी लैंग्वेज का यूज करेगा वो कैसी होगी? फॉर्मल। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक अगर हमने कहा एक आधिकारिक लैंग्वेज जो होगी वो कैसी लैंग्वेज होगी? फॉर्मल लैंग्वेज। बात समझ में?
ये फॉर्मल लैंग्वेज मतलब टोटल फॉर्मेलिटी के तौर पे चल रही होगी बात, ठीक है। कि अगर हम ऐसी बात करें कि जैसे हम लोग आपस में कम्युनिकेशन कर लेते हैं, तो ऐसा कम्युनिकेशन नहीं करना होगा। एक 90 तुल्य वर्णों का प्रयोग हमें करना होगा। वो कैसी लैंग्वेज कहलाएगी? फॉर्मल। तो उसका जो माध्यम होगा, जो चैनल होगा, वो कैसा होगा? फॉर्मल चैनल, यानी कि वो संचार का आपका मार्ग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो लिख लो इसमें फॉर्मल चैनल लिखो, देखिए संगठन के या ऑर्गेनाइजेशन के शीर्षस्थ मतलब सबसे ऊंचे अधिकारी, अधिकारियों के द्वारा आधिकारिक संचार ठीक है ना। और दूसरा लिख लो इसी में सेकंड पॉइंट, प्रेषक एवं श्रोता क्या लिखा? प्रेषक और श्रोता अत्यधिक प्रभावी होता है। प्रेषक और श्रोता अत्यधिक प्रभावी होता है। बात अभी समझ में, ठीक है। कि प्रेषक और श्रोता अत्यधिक क्या होगा? प्रभावी होगा। मतलब क्या है कि अगर हमने कहा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें शीर्ष में बैठा अधिकारी है, तो अपने ढेर सारे कलीग्स के साथ या ढेर सारे लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन करता है, तो वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा। इसमें प्रेषक और श्रोता बहुत ध्यानपूर्वक बातों को सुनते हैं, इसलिए दोनों के लिए कहा है प्रेषक और श्रोता अत्यधिक प्रभावी होते हैं। क्लियर सी बात है, ठीक है ना। कोई समस्या? नेक्स्ट देखो अनौपचारिक चैनल। अनौपचारिक चैनल, ठीक है। अनौपचारिक चैनल में क्या होगा बताओ? अनौपचारिक चैनल मतलब संप्रेषण तो होगा, लेकिन कैसा होगा? हाँ, जैसे घर में, ठीक है। तुम लोग वही बताया था हमने, अंगूरी लता बताया था। अंगूरी लता संप्रेषण मतलब अगर हमने तुम्हें कानाफूसी कि पता चला, हमने कोई बात तुम्हें बताई, तुमने उसे बताई, पता चला संचार का तोड़ मरोड़ के पेश करना, ये सब चीज़ें किसमें आ जाएंगी? अंगूरी लता संप्रेषण में आ जाएंगी। क्लियर है? तो इसमें लिख लो, पॉइंट बाई पॉइंट लिखना है। लिखिए फर्स्ट पॉइंट पे लिखो ग्रेप वाइन संप्रेषण। ग्रेप वाइन संप्रेषण, हाँ अनौपचारिक में फर्स्ट पॉइंट लिखो ग्रेप वाइन संप्रेषण। इसी को बोलते हैं हम लोग अंगूरी लता। ग्रेप वाइन संप्रेषण, ठीक है। मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल चैनल में क्या जाएगा? ग्रेप वाइन संप्रेषण मतलब अंगूरी लता, मतलब इधर से उधर घूम फिर की बातें होंगी, वो क्या होगी? इनफॉर्मल चैनल में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे लिखते हैं यह कार्यस्थल पर सामाजिकता के अनुपात में होता है। यह कार्यस्थल पर सामाजिकता के अनुपात में होता है। सामाजिकता के अनुपात में होता है। ठीक है। नेक्स्ट में लिखो औपचारिक संचार। नहीं, औपचारिक संचार,
औपचारिक संचार उत्पाद या औपचारिक संचार का उत्पाद के संचार में कम प्रभावी होता है। संचार में कम प्रभावी होता है। ठीक है ना? कि अगर हम सेम वैसे देखें कि अगर फॉर्मल इनफॉर्मल में कम्युनिकेशन की बात मतलब क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन की बात करें या विभिन्नता की बात करें, तो अगर हम कहें कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होगा, जस्ट लाइक का आपका क्या होगा, एक ऑफिशियली होगा। ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे कलीग्स आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अपने बिल्कुल सेम एज वाले आपस में बातें कर रहे हो, उनमें हम लोग कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक, यह संचार हो जाता है। ठीक, और कम्युनिकेशन में हमने बताया था कि ऐसे संचार जैसे कभी रास्ते में कोई मिल गया, ठीक है, या उससे बात हो गई, तो ये उसके टर्म्स में भी हो जाती है। जैसे मान लो सपोज एक अधिकारी है, जा रहा है वापस जा रहा है, जैसे हमने तुम लोगों को एक संबंध बताया था शायद, इनफॉर्मल रिलेशन बताया था कि एक फॉर्मल रिलेशन होता है, एक आपके किसके साथ, आपके कर्मचारियों के साथ। इनफॉर्मल रिलेशन आप किसी से जैसे मिल रहे हैं, रोज रोज मिल रहे हैं, ठीक है, उनके साथ भी बॉन्डिंग बननी शुरू हो जाती है, तो उनके साथ जो कम्युनिकेशन हो जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट में एक शब्द आया, ये चीज़ समझ में आ गई ना, फॉर्मल चैनल और इनफॉर्मल चैनल। अब देखो एक तुम लोगों ने शब्द पढ़ा यहाँ पे संगठन, है ना? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, आखिर संगठन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अगर संधि विच्छेद करोगे तो क्या निकल के आता है? संगठन की संधि विच्छेद करो, हिंदी पढ़ लगती है दोनों, क्या हो जाएगा? गठन, ऐसे होता है ना, आएगा कि माँ आएगा? ठीक है, आधा माँ आता है, याद रखना। याद रखो जब भी कभी बिंदी की बात होगी, आधा ना की बात होगी, वहाँ पे आधा माँ है। ठीक है, संगठन, ठीक है, तो लिख लो इसको कि सम प्लस गठन संगठन होता है। ठीक है, इसके मायने लिखो, मिलजुल कर अच्छे से कार्य करना, मिलजुल कर अच्छे से कार्य करना। ठीक है, जैसे मान लो ढेर सारे लोग हैं, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, संगठन बनाया है, तो सारे लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो संगठन है। अगर मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो वो संगठन नहीं होगा। पता चला कुछ इधर भाग रहे कुछ इधर भाग रहे, तो ऐसे ही संगठन को हम संगठन नहीं कहते। ठीक है, जैसे तुम लोगों ने कहा होगा एकता में शक्ति है, जब ये एक होंगे तब एक अच्छा संगठन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो लिख लो नेक्स्ट में, संगठन में शामिल तत्व, छोटी सी हेडिंग के तौर पर लिख लो, संगठन में शामिल तत्व। ठीक है, संगठन में शामिल तत्व। पहले लिखो, कार्य का निश्चित उद्देश्य, कार्य का निश्चित उद्देश्य, नेक्स्ट सहयोग की भावना, सहयोग की भावना, सहयोग की भावना, और नेक्स्ट में लिखो अनेक व्यक्तियों द्वारा संपादित किया जाता है, अनेक व्यक्तियों द्वारा संपादित किया जाता है। क्लियर ना? जैसे अगर मान लो कोई संगठन है तो उसका एक उद्देश्य होता है, ठीक है, कि आखिर वो क्या काम कर रहा है,
एक उसका उद्देश्य होगा, तो हम लोग कहेंगे कि वो उद्देश्य कैसा है, फिक्स है, ठीक है। उसी उद्देश्य पे सारे लोग काम करेंगे। जैसे मान लो एक संगठन है, उसमें ढेर सारे लोग हैं, अब पता चला उन ढेर सारे लोगों के लिए कार्य निश्चित तो करना पड़ेगा, तब तो काम करेंगे एक जैसा। अब पता चला उनको कार्य ही निहित ना हो, कार्य निश्चित ना हो, तो वो काम कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक निश्चित कार्य पर क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। और सहयोग की समानता भी होती है, सभी लोग अगर मिलजुल कर एक जैसा काम करें, दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। दुर्भावना का मतलब द्वेष, पता चला एक काम कर रहा है दूसरा, जैसे एक संगठन होता है तो तुम लोगों ने देखा उसमें ढेर सारे पद भी होते हैं, अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, महामंत्री भी शुरू हो जाते हैं बनना, कोषाधिकारी भी होता है, ठीक। अब पता चला कोषा वाले के साथ सबकी द्वेष भावना अगर जुड़ जाए, लोग भाई इसके पास तो पैसा रखा है, ठीक है, पता नहीं क्या कर रहा होगा उस पैसे का, तो द्वेष। तो यहाँ पे सबकी समानता होनी चाहिए, ठीक है, कि पता चला किसी को कोई पद मिल जाए तो पद नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर वर्क, ठीक है, कि काम के लिए हमें पद की इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए। क्या एक समानता अगर होगी तो वो संगठन अच्छे से काम कर पाएगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है ना। तो कार्य की निश्चितता होगी, कार्य का मतलब क्या है, समानता होगी। और लास्ट पॉइंट क्या है आपका, व्यक्तियों का क्या होता है, एकजुट कर मिलजुल कर ही क्या है काम करते हैं। मतलब ढेर सारे, जब संगठन में ढेर सारे लोग होंगे तो अनेक व्यक्तियों द्वारा मिलजुल कर किया गया काम, किसके द्वारा, कैसे है, संगठन के द्वारा। अब संगठन कैसे होते हैं, अब संगठन भी दो प्रकार का, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। तो जल्दी से फिर से लिखो संगठन, ठीक है। अब इसमें लिख लो संगठन के प्रकार, संगठन के प्रकार, तो इसमें लिख लो यह दो प्रकार के, यह दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, औपचारिक संगठन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट लिखो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन। ठीक है, ये दो प्रकार के संगठन होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है। अब देखो तुम लोगों को अगर फॉर एग्जांपल तुम लोगों को समझाएंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे समझना है, तो ऐसे समझ लो जैसे एक सरकारी संस्था, ठीक है, जहाँ को आपको एक निश्चित वेतन मिलता है, एक निश्चित समय सीमा होती है, ठीक है, होती नहीं, एक निश्चित काम भी होता है, इट इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि जब आपके कार्य की सीमा होती है, समय निर्धारित होता है, पैसा निर्धारित होता है, वो आपका कैसा होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जस्ट इसका अपोजिट, कोई काम का समय निर्धारित नहीं, ठीक है, कोई वेतन निर्धारित नहीं, जब जितना काम करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो, ठीक है। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जस्ट आप लोग ऐसे देख सकते हो, एक गवर्नमेंट संस्थान और एक प्राइवेट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा होता नहीं, लेकिन हम तुम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ऐसे समझ सकते हो कि जब चीज़ें निश्चित हो, कार्य निश्चित हो, समय निश्चित हो, वेतन निश्चित हो, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आ जाए। जब इनकी निश्चितता ना हो तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आ जाए। हाँ, जैसे अगर हमने कहा कि जैसे कोई फाइनेंस कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेशन है, ठीक है, अब पता चला रात को 10 बजे कॉल आ जाता है, कुछ समय सीमा है क्या, ठीक है ना। अब पता चला लो अधिकारी कॉल कर रहा, भाई कैसा रहा आज का काम, पूछो उन लोगों से जो फाइनेंस वाले काम करते हैं। हमारा एक मित्र था, पता चला रात को 10 बजे उसका बॉस याद कर रहा उसको, भाई जितेंद्र भाई कैसा रहा आज का दिन। सर ये बात तो गवर्नमेंट में भी होती है, वो आपातकाल में उसको अटेंड कर एक्सीडेंटली वाली बात हुई, लेकिन काम नहीं होता उस टाइम पे, एक एडवाइस होती है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब लेकिन अगर हम काम की बात करें तो काम तो 10 से 5 है, आप केस कर दोगे, भाई मैं काम तो बस 10 से 5 ही करूँगा। एक्सीडेंटली की बात अलग होती है, पता चला पुलिस जो होता है 8-8 घंटे में ड्यूटी डिवाइस होती, लेकिन वो 24 घंटे ड्यूटी करती नहीं होती। तो
ऐसे करके एक्सीडेंटली की बात अलग होती है, लेकिन एक निश्चित समय सीमा की बात अलग होती है। ठीक है, अब पता चला लोग, अगर हम कहें गृह मंत्रालय में कोई काम कर रहे हैं, अब लोग काम फिनिश हो गया 6 बजे, सब चले गए बाहर, अब वहाँ पे कोई काम आएगा तो अगर वो करने लायक होगा वर्क एट होम करके तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑफिशियली होगा, ठीक है, जो ऑफिस से ही होगा वो तो नेक्स्ट डे ही होगा, उस टाइम पे तो नहीं हो पाएगा ना, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेशन का सारा काम वर्क एट होम भी कर सकते हो तुम लोग। अब तो गवर्नमेंट में भी चलो वर्क एट होम आ गया है, जब से क्या कहते हैं कोरोना आ गया है। ठीक है, तो वर्क पूरा ऑन कंप्यूटर हो गया है। पता चला जिस चीज़ के लिए हम लोग डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी के तौर पे यानी कि ढेर सारी चीज़ें हम लोग बात करते थे। ठीक है, कि पता चला प्रशासनिक अधिकारी बोल, पेपर भी, पेन भी, सब चीज़ आता है। ठीक है, लोग, और जब से सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड यानी कि ऑन इस पे हो गई हैं कंप्यूटर पे, तो सारी फाइलों पे तुम्हें साइन भी करना है, तो साइन भी तुम्हें ये नहीं करना, डिजिटल साइन तुमने पढ़ ली, अधिकारी ने फाइल पढ़ ली, डिजिटल साइन प्रेस कर दो, खत्म। ऐसा होता है, ब्लू फाइल, ग्रीन फाइल, रेड फाइल, ठीक है, ऐसे करके होता है। जब ग्रीन हो जाती है मतलब सब अच्छा है, साइन हो गया, खत्म। ऐसे ट्रांसफ़र होती जाती है यहाँ से दूसरे अधिकारी के पास, दूसरे से तीसरे अधिकारी के पास, फाइलों के कलर चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो वो ऑफिशियली चेंज होती जाएंगी कि इसमें इसने साइन कर दी, इसमें एडिट हो सकता है, इसमें एडिट नहीं हो सकता है, सारी चीज़। तो एक जैसे हम लोग कहते नहीं थे लिखित कम्युनिकेशन, संचार मीडिया में हम लोगों ने पढ़ा था कि फैक्स से या लेटर रिलेटेड तौर पे जो कम्युनिकेशन होता है, रिटन चीज़ें हैं, उन पर चेंजेस नहीं होते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों की अगर हमने बात की, अगर हम इसी को ठीक है डिजिटलाइजेशन में ले जाएँ यानी कि कंप्यूटर में, तो वहाँ पे भी चेंजेस नहीं, एडिटिंग नहीं होता है। ठीक है, कुछ फाइलें कुछ ऐसी होती हैं जिनमें एडिटिंग हो जाती है, तो वो सारी चीज़। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी आपके कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल। ठीक है, तो फर्स्ट में डालो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कर गई क्या? हाँ, थोड़ा सा लिख लो, अगर लिखना है इसका लिखा है। ऐसा लिखना। देखिए इसमें एक लाइन लिखो, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को जानबूझकर किसी निश्चित लक्ष्य की ओर, जानबूझकर किसी निश्चित लक्ष्य की ओर समन्वित करना औपचारिक संगठन कहलाता है। औपचारिक संगठन कहलाता है। जानबूझकर किसी लक्ष्य की ओर समन्वित करना औपचारिक संगठन कहलाता है। ठीक है, अब इसके हम लोग तथ्य बहुत सारे हैं, इनको डिटेल से हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है, हम लोग 4 हो गए काफी, है ना, तो इतना रिवाइज कर लेना तुम लोग। ठीक है, 1-2 लेक्चर में ये आगे खत्म हो जाएगा। ठीक है, टोटल कम्युनिकेशन अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 3 या 4 5 से 6 लेक्चर में हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसके PYQ MCQ वगैरह सारे निपटाएंगे। ठीक है, टेस्ट भी ले लेंगे तुम लोगों का लगे हाथ, एक सीट दे देंगे 50-60 क्वेश्चनों की, लगे हाथ ले लेंगे, पूछ भी देंगे, ऐसे करके हम लोगों का काम होता है। उसको बस रिवाइज कर लेना, तुम लोग रिवाइज करके रखो, जिस दिन खत्म होगा उस दिन टेस्ट बनवा लेना। ठीक है, धन्यवाद, अच्छे से पढ़ लेना है। अनौपचारिक पहले इसके तथ्य पढ़ लेंगे, फिर अनौपचारिक पढ़ लेंगे।